Good morning, student. Today we are going to start class 11 course of economics. हम लोग अब क्लास 11 का जो कोर्स है इकोनॉमिक्स का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई थिंक यू आर सेफ इन योर होम. और ये एक अलग सा चांस है हम लोगों के लिए कि हम लोग पहली बार जो क्लास में फर्स्ट डे जो मीट होती है वो क्लास में न होकर हम लोग को वीडियो मैसेज के द्वारा हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से. मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th में. जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग क्या इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है, यही सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या. तो जब आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैं पहले आपको बता दूं कि आप क्लास 11th में आपको इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स पढ़नी होंगी. पहली बुक्स होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको MICRO बोलते हैं. दूसरी इकोनॉमिक्स स्टैट्स की होगी, वही स्टेट जिसको आप लोग क्लास 10th में छोड़ कर आए हैं 11th में दोबारा से मिलेगी और कुछ बड़े रूप में मिलेगी. तो ये 2 बुक्स हम लोग पढ़ेंगे. धीरे धीरे इन दोनों बुक्स को हम लोग देखेंगे. तो जो फर्स्ट बुक है वो एनुअल एग्जाम के बेस से 40 मार्क्स का आता है और सेकंड बुक भी यानी स्टैट की बुक भी 40 मार्क्स की आती है और 20 मार्क्स को आपका प्रोजेक्ट करना होगा. यहाँ पर किसी तरह के क्लास टेस्ट वगैरह नंबर नहीं होंगे, वो सीधे प्रोजेक्ट होता है जो आपको साल में एक बनाना होता है. तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11th में आपको देखनी होंगी, करनी होंगी. तो हम लोग आज सबसे पहले, वैसे तो आप लोग क्लास 9th में भी इकोनॉमिक्स पढ़े, क्लास 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़े, लेकिन वो इकोनॉमिक्स और क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड है, पूरी तरह से वो प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व करेगी. जबकि आपने 9th 10th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो स्टोरी बेस्ड थी. कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री की ही तरह थी. वो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं ऐसी नहीं थी कि हम थ्योरी की बात करें और इकोनॉमिक्स को हम लोग जाने. मैं आज जो इकोनॉमिक्स तो मैंने चैप्टर ही पहला उठाया हुआ है. वैसे तो CBSE के सिलेबस के बेस से चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हो उसको डिस्क्राइब करेगा. तो चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स. हम लोग सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं आपको जब इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है तो जो जर्नल हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो एडम स्मिथ के साथ में स्टार्ट होती है. एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले इनकी बुक जो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इन्होंने 1776 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी. और इस इकोनॉमिक्स बुक को ही सबसे पहली बुक के रूप में ट्रीट किया जाता है. लेकिन ये जब उनकी बुक पब्लिश हुई तो इस समय की जो इकोनॉमिक्स थी या इकोनॉमी थी कंट्री की, वो उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं. ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता था. फिर इससे उस समय से लेकर 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ही एक्चुअल में रही. 19th सेंचुरी में आते आते ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से चेंज हुई और इकोनॉमिक्स के रूप में हमारे सामने आई. जब ये इकोनॉमिक्स के रूप में हमारे सामने आई तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर जो लियोन रॉबिन्स. इन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया था और कहा था इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कैर्सिटी. वो कहते थे इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी. साइंस ऑफ स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? स्कैर्सिटी का मतलब होता है अभाव, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. जब गुड्स की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लेस होती है तो इसको गुड्स की अवेलेबिलिटी कह सकते हो, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कह सकते हो. जब हमारे पास रिसोर्स कम होते हैं तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, उन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं ज्यूडिशियस यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. तो जिस ज्यूडिशियस यूटिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं वो ज्यूडिशियस यूटिलाइजेशन ही हमें इकोनॉमिक्स ही सिखाता है. तो वैसे भी सबको पता है कि ओकस जो है और दूसरा वर्ड है नॉर्म्स, इन दोनों को ग्रीक वर्ड है, इन्हीं से इकोनॉमिक्स बनी है. इन दोनों का मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट. ओकस मतलब हाउस होता है और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है?
मैनेजमेंट तो घर का मैनेजमेंट, तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी तो इकोनॉमी के मैनेजमेंट है, घर की जगह हम यहाँ कंट्री की तरह इसको देख रहे हैं। तो इन्होंने इस बुक में पहली बार इन्होंने स्कैसिटी, और आज इकोनॉमिक्स पूरी तरह से इसी पे बेस्ड है, स्कैसिटी पे। इसके लिए हमेशा जब चॉइस की प्रॉब्लम आती है तभी इकोनॉमिक्स की बात होती है। फिर प्रोफेसर ऑब्वियस थे, इन्होंने बुक अपनी लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। जो इनको ये बुक थी, इसी बुक में डिफिनेशन दी गई थी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्केयर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इनके अगर डिफिनेशन को आप ध्यान से देखो, तीन बातें इसमें डिफिनेशन में आपको देखने को मिल रही। एक क्या है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स, दूसरा क्या है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्स, और तीसरा क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आप देखोगे ये तीनों के यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ में ये हमें तीनों चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम होती है। पहला होता है कि स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स होता है, दूसरी उसकी प्रॉब्लम क्या होती है अनलिमिटेड वांट्स होती है, और तीसरी प्रॉब्लम होती है अल्टरनेटिव यूजेज। ये तीनों प्रॉब्लम ही हमें इकोनॉमिक्स की सॉल्व करना सिखाती भी है। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी होगी? पहली प्रॉब्लम क्या होगी अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी क्या होगी स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरी क्या होगी अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज। ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। 1930 के पहले ये इकोनॉमिक्स का वो था जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। फिर 19th सेंचुरी के बाद 1900 जब 30 आया 19 तो 1930 में के पहले इकोनॉमिक्स केवल एक ही इकोनॉमिक्स होती थी, लेकिन 1933 में इकोनॉमिक्स चेंज होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके क्लास 11 के सब्जेक्ट एक बुक है MICR। सेकेंड बुक यानी इकोनॉमिक्स के जो सेकेंड ब्रांच थी उसको रखा गया माइक्रो MACR। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट है। ये 2 कैटेगरी में इकोनॉमिक्स हमारे सामने आई, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई वर्ड आता है। आप देखोगे कि अगर मैं माइक्रो एंड लिखूं तो अगर इसको लिखूं तो MICRO है, जबकि यहाँ पर क्या है MACRO। यहाँ पर आई है, बाकी वर्ड वही है, और यहाँ पर क्या है ए। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। तो अगर हम उसकी डिफिनेशन के रूप में देखें, आई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आई का मतलब ये इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ाती है, और ए का मतलब है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब होता है एग्रीगेट बिहेवियर को पढ़ाएगी, मतलब इकोनॉमी को होल के रूप में देखा जाएगा। वहां पर इकोनॉमी में इंडिविजुअल पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो ये दोनों माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो दोनों इकोनॉमिक्स को मैं डिस्टिंग्विश करके देखूं कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो में। तो सबसे पहले अगर इसको डिस्टिंग्विश किया जाए तो क्लास 9-10 में आपको बताया ही गया होगा कि जब भी डिस्टिंग्विश करते हैं तो बेसिस के बेस में करते हैं। बेसिस बना लेते हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या बना लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख लिया MICRO, तीसरे कॉलम में माइक्रो लिख लिया MACRO। तो तीनों कॉलम में जब करेंगे तो सबसे पहले उसी समय देखा होगा कि जब भी डिस्टिंग्विश हमें करना होता है तो डिस्टिंग्विश करने में हम पहला डिस्टिंग्विश तो हमेशा डिफिनेशन के बेस से ही करते हैं। तो पहले की डिफिनेशन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आई भी आप समझ गए होंगे और ए भी। आई का मतलब इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट। तो इसकी डिफिनेशन अगर हम लोग क्रिएट करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका है स्टडी? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है। जबकि वहीं पर अगर डिफिनेशन माइक्रो की, इनको नोट भी करते हैं आप लोग,
माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर डिफिनेशन हम करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट बिहेवियर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी या फिर अगर इसके बेस से देखें, टूल्स के बेस से अगर इसको डिस्टिंग्विश करें तो टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। एमआई में क्या हो जाता है, यही बदल जाता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। तीसरा अगर ऑब्जेक्टिव के बेस से इसके हम इसको करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट्स एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करता है या फैक्टर, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से। दूसरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो इट्स एम टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम भी इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग इसके अल्टरनेटिव नाम के रूप में इसको क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी, जबकि एमआई को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। तो ये इसके कुछ इसमें और भी चीज रहते हैं। एग्जाम्पल तो अपने आप ही हम लोग सब जान गए कि अगर माइक्रो एमआई है तो उसके डिमांड सप्लाई ये सब के सब एग्जाम्पल है। एमए है तो उसको क्या एग्जाम्पल है, उसके सभी के सभी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे और इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो एमआई और एमए का डिफरेंस आपको जो 1933 में हमारे सामने आया था, तो 1933 में जब आया तो हम यही दो ब्रांच बना दी गई और ये ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच के रूप में रही, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग, लेकिन आप लोगों को तो एमए पढ़ना नहीं, इसलिए एमए की इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हमें आपको पढ़ना क्या है, एमआई, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो हमने पहले ही बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर के देखते हैं। जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मेरे बिहेवियर से देखा जाएगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी। कि जब मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट में देखता हूँ कि मटर है, पीस है, वो 100 रुपए केजी है, तो मैं क्या करूंगा, अगर बहुत खाने की इच्छा हो, काफी परसेंट लोगों की डिनाई करके चलाऊंगा कि नहीं बचे, चलो जो सस्ता होगा खरीदने। अगर खरीदना भी है तो 250 ग्राम, हाफ केजी, इसी तरह मैं परचेज करूंगा। लेकिन अगर इसी का प्राइस घट जाए तो मेरा भी है, अगर ये 20 रुपए 25 रुपए में आ जाए तो पता चला 1 केजी खरीदना था तो हम 2 केजी खरीद लाए। ऐसे मैंगो में होता है 70-80 रुपए केजी, पता चला 1 केजी खरीद लिया। वही घर में 20 रुपए केजी, रिक्वायरमेंट घर में 2 केजी की है, खरीद हम 3 एंड 4 केजी है। तो जैसे प्राइस घटते हैं, हम इंडिविजुअल जो बिहेवियर होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें स्टडी हम किसमें करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और एग्रीगेट हम देखते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है देश की, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, पूरे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसे है, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होना है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये सब स्टडी करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, माइक्रो में या में। तो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही माइक्रो एंड माइक्रो में पता चलता रहेगा। तो ये इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलेगी। तो इसके बाद हम लोग इसके दूसरे उसमें जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें कि इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, तो अगर हमें इंपॉर्टेंस देखना हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस देखना हो, तो इंपॉर्टेंस अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहली तो इंपॉर्टेंस यही होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी which enhance the productive efficiency and the result of greater social welfare। हम ऐसे यानी कि गवर्नमेंट की वो सारी पॉलिसी जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं,
सोशल वेलफेयर में इंक्रीज करें, ये सारी चीज पॉलिसी जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है उसके लिए मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी नेसेसरी है, बिना उसके इसको फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। सेकेंड होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वर्किंग को डिफाइन करता है, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैव टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वन इज डिमांड एंड सेकेंड इज सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट के रूप में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई, तो कंज्यूमर के लिए डिमांड को एक्सप्लेन करता है। थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द हाउ इन द फ्री इंटरप्राइजेस इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट अटेन इक्विलिब्रियम, कि जो फ्री मार्केट होती है उसमें इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे अटेन करता है। तो इसको भी डिस्क्राइब कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमी। कि अगर जैसे मैं था अभी एक एग्जाम्पल बता रहा था कि अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही, बढ़ रहे, लेकिन एक ऐसी पोजीशन होगी ना जहां पर हम उससे ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। ये सप्लाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा, प्राइस ज्यादा है मार्केट में तो ज्यादा कर रहा, लेकिन वो भी एक इक्विलिब्रियम लेवल तक ही उसको, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सा है कॉन्सेप्ट है, इसलिए इक्विलिब्रियम को यहाँ मैं डिफाइन नहीं कर सकता। फिर ऐसे क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं कंज्यूमर को, ऐसे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर ले तो उसको क्योंकि कंज्यूमर का मोटो हमेशा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। तो जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाएगा उतना ही उसको क्या है, वो क्या करेगा, उतना ही उसको प्रॉफिट है। और वहां पर क्या करेगा प्रोड्यूसर, जितना मैक्सिमाइज कर सके। तो ये मैक्सिमाइजेशन कहां तक जाता है, कहां तक होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं कि इट हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेटिंग करेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, करेक्ट प्राइस लेवल। तो करेक्ट प्राइस लेवल बनाना, करेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना, ये भी सीखा है। ये हेल्प करता है अलग और इफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को बताता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कौन कौन से लोग एफिशिएंट हैं, किनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिस्ट को भी हेल्प करता है कि किस बात के लिए करता है, कि कंडीशन प्रेडिक्शंस ऑफ द बिजनेस फॉरकास्ट, कि वो कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली है, सप्लाई को किस तरह से फॉर्मुलेट करें। ऐसे ही ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड से जो यानी गेन्स होनी है, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशंस आनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या प्रॉब्लम होनी है, ये सारी चीज को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह से ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग इन दोनों इंपॉर्टेंस में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें को हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको जब अगले उसमें जाते हैं कि माइक्रो एंड माइक्रो के साथ एक और इम्पोर्टेंस हो गया। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसको थोड़ा सा ही मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, क्योंकि यही मेन इकोनॉमिक्स की टू ब्रांच जो 1933 में आई थी, माइक्रो एंड माइक्रो। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है वो गवर्न की दो चीजों में होती है। दो चीजों में गवर्न होने का मतलब क्या होती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और दूसरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो आप जब देखोगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो आप इसको देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट इज आर हाउ टू इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेसिंग स्कैर्सिटी एक्चुअली। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल वो इकोनॉमिक्स है जो पॉजिटिवली फैक्ट के सामने है। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट। किसमें बेस्ड होती है, फैक्ट पे बेस्ड होती है। ऐसी इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी। तो यही एक्चुअली डील करती है कि किसको, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने वाली होती है। इसको इस इकोनॉमिक्स की एक और सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि रॉबिन्स ने इस इकोनॉमी को एक्चुअल में पॉजिटिव साइंस के रूप में इसको डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि ये पॉजिटिव क्या है, साइंस है। तो इसको अगर इसमें क्या होता है, अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी ऑफ ह्यूमन
डिसीजंस कहते हैं कि जो ह्यूमन डिसीजंस हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग इसको डील करेंगे तो डील करने में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि एक इसको बोला जाता है, अभी हमने बताया ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स विच बेस्ड ऑन फैक्ट विच कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। ये वो फैक्ट होते हैं जो किसके साथ में वेरीफाइड हो सकते हैं, एक्चुअल डाटा। जैसे मैं एग्जांपल इसके बता रहा हूँ, कुछ अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं। पहला एग्जांपल हो सकता है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है, 140 करोड़ पहुंच रही लगभग। दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया इज द ओवर पॉपुलेटेड। तो फैक्ट है तभी मैं ये आंसर बोल रहा हूँ। अगर फैक्ट नहीं होता तो फिर ये बात हम नहीं बोलते, इसको दूसरी तरह से बोलते हैं। ऐसे फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड टू द राइज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर गुड्स के प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है। ये भी हमने देखा, फैक्ट के रूप में देखा है, क्योंकि कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते देखते हैं, जैसे ही प्राइस घटता है डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे प्राइस है बीन राइजिंग इन इंडिया। ये भी फैक्ट, जब डाटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन्हीं डाटा से हम देखते हैं कि प्राइस क्या होता जा रहा, राइट। तो हम जो बात यहाँ कह रहे हैं वो प्योरली किसमें बेस्ड है, फैक्ट पे, वो डाटा पे बेस्ड है। और इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट ऑट टू बी, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि क्या हो सकता है और कैसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दिस इकोनॉमिक स्टडीज नेवर बेस्ड ऑन फैक्ट और डाटा। ना तो ये फैक्ट पे बेस्ड होती है ना डाटा पे बेस्ड होते हैं। दिस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द आइडियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। आइडियलिस्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आइडियल होती है, आइडियल थॉट पे बेस्ड होती है। तो इसको अगर हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन पासिंग वैल्यू जजमेंट ऑन मोरल राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ थिंग्स। हम इसके वैल्यू जो जजमेंट करते हैं तो मोरल राइटनेस और रॉन्ग हो या मोरली राइट हो, इसकी कोई नेसेसरी नहीं होता, जरूरी थोड़ी नहीं रहता, क्योंकि हमने वैल्यू जजमेंट अपने आइडिया से, अपने हमारे थॉट जो थे उस बेस से हमने इसको क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया, तो वैल्यू जजमेंट आ गया है। इसी की बेस से हम इसको देखेंगे। अगर इसके एग्जांपल देखना चाहे तो गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर्स, कि गवर्नमेंट को ये गारंटी देनी चाहिए कि सभी वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलेगा। लेकिन डाटा के बेस से देखते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, कि गवर्नमेंट को स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो क्यों कर देना चाहिए, वो केवल एक हमारा थॉट है, हम उस थॉट से हम ये फील कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए फैक्ट हमारे पास सही से अवेलेबल नहीं है। ऐसे इंडिया शुड नॉट टू टेक लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इंडिया को फॉरेन कंट्री से लोन नहीं लेना चाहिए। तो उसके एक वैल्यू जजमेंट है, ये मेरा एक जजमेंट है, एक मैं अपने आप बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने सुना कि उसमें क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट नहीं है, उससे लॉस हो रहा। तो ऐसी जो चीजें हैं जिनको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इस बेस से ये दो टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे सकूं, आप इसको कर सकें। तो एक माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। बाकी ये इकोनॉमिक्स था, जिस इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और क्लास 11th में ये हमें आसानी से देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये जब खत्म होगा तो अब कल से हमारा रियल टॉपिक जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, पहला टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक और दूसरी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। दो प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग इसके साथ में स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक तो हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम इकोनॉमिक में है। तो अभी हमने डिफिनीशन के बेस में भी उसको देख रहे थे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक की है वो कौन सी है, वो प्रॉब्लम है व्हाट, यानी कि वो क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स।
अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट को कवर करेगा और सिलेबस का मेन पार्ट है और इस पे पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिसमें 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो थैंक यू। हम लोग कल इसके बाद हम लोग इसको करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इसको सॉल्व करने हैं।